स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे विषय के बारे में जिसके केसेस आपको गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वैसे तो ये समस्या किसी भी मौसम में किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन पर्टिकुलरली देखें तो गर्मियों में इसके केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा एपिस्टेक्सिस के बारे में, जिसे आम भाषा में नाक से खून आना या नक्सीर कहते हैं। इसके क्या कारण हैं, यानी नाक से खून आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, एपिस्टेक्सिस के क्या कॉज हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या है, इन सारे विषयों पे मैं आज आपसे बात करूंगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि एपिस्टेक्सिस क्या है। तो एपिस्टेक्सिस को कॉमनली नोज ब्लीड के नाम से जाना जाता है और ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। इमरजेंसी कंडीशन क्यों है? क्योंकि किसी भी वक्त अगर नोज से ब्लीड आता है, यानी नाक से खून आता है, और अगर ये माइन्यूट है यानी थोड़ा बहुत खून है, तब ये नॉर्मल कंडीशन है। बट अगर किसी कारण से जो नाक की ब्लड सप्लाई है, या ये कहें कि नाक के अंदर जो आर्टरी है उनमें किसी भी तरीके से कोई रप्चर होता है, तो उसकी वजह से जब ब्लड लॉस होता है तो इसको आप कहते हैं नोज ब्लीड, या इसी को एपिस्टेक्सिस कहते हैं। हालांकि ये एपिस्टेक्सिस का जो मेन कॉज है वो तो अभी तक नोन नहीं है। अकॉर्डिंग टू द मेडिकल लिटरेचर इसका एग्जैक्ट कॉज क्या है ये तो नहीं पता है, लेकिन इसके कुछ सेकेंडरी कॉज हैं जिन पे मैं चर्चा करूंगा कि जिनकी वजह से नोज ब्लीड हो सकता है। ये किसी भी उम्र के किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। हालांकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों ही प्रोन है इसके लिए, लेकिन जनरली ये समस्या ओल्डर एज में देखने को मिलती है। ये किसी अन्य बीमारी का एक अलार्मिंग साइन भी हो सकता है और ये नॉर्मल भी हो सकता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इसके कॉज क्या हो सकते हैं। तो इसके जो नोज ब्लीड के कॉज हैं इसको हमने डिवाइड किया है दो हिस्सों में। एक है आपका लोकल कॉज और एक है आपका सिस्टमिक कॉज। तो जो लोकल कॉज है इसको आप ऐसे समझिए कि नोज के अंदर ही अगर प्रॉब्लम है, नोज के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो उसको आप लोकल कॉज कहेंगे। जैसे मान लो कि लोकल ट्रॉमा, नोज में किसी भी तरीके की कोई इंजरी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, तो उसकी वजह से नोज ब्लीड हो सकता है। या आप ये कह सकते हैं नोज पायर्सिंग, यानी नाक छिदवाना जिसे कहते हैं, उसकी वजह से भी कई बार ब्लीडिंग हो सकती है। या कोई नाक के अंदर जो है क्या है, ये कह सकते हैं एनाटोमिकल, कोई अगर एनाटोमी की कोई डिफॉर्मिटी है, जैसे नेजल सेप्टम का डिफेक्टेड होना, या नोज में किसी भी तरीके का पॉलिप बन जाना, कोई गांठ बन जाना, वो एक कारण हो सकता है। या किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन हो जाना, जैसे अगर नोजल जो मेम्ब्रेन है, नाक की जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना, जैसे डिप्थीरिया, नेजल डिप्थीरिया जिसे कहते हैं, तो ये भी एक लोकल का कॉज हो सकता है। या किसी भी तरीके का फेशियल ट्रॉमा हो जाना, यानी फेस में अगर ट्रॉमा होगा तो उसकी वजह से भी नोज ब्लीड हो सकता है। या किसी भी तरीके का कोई टॉपिकल स्प्रे आप यूज कर रहे हैं, नेजल स्प्रे यूज कर रहे हैं, और उसका एक्सेसिव यूज करने की वजह से कई बार ये हो सकता है। या दूसरा कोई रीजन देखें तो ट्यूमर हो सकता है, जैसे मैंने बताया पॉलिप का फॉर्मेशन होना, या जो है किसी भी तरीके का ट्यूमर होना, ये लोकल जो है कॉज हो सकते हैं आपके एपिस्टेक्सिस के या नोज ब्लीड के। लेकिन अगर सिस्टमिक कॉज के बारे में बात करें तो सिस्टमिक कॉज में इसमें हाई ब्लड प्रेशर एक कारण हो सकता है, कि ब्लड प्रेशर जब हाई होगा तो जो नेजल कैपिलरीज हैं उनके रप्चर होने के चांस ज्यादा होंगे और वहां से ब्लीड हो सकता है। या कोई वास्कुलर मलफॉर्मेशन हो सकता है, यानी जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो मल फॉर्म्ड हुई है सही तरीके से, अगर ब्लड वेसल्स की सप्लाई ठीक नहीं है तो उसकी वजह से हो सकता है। या कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, यानी हृदय संबंधी, जैसे मैंने अभी बताया हाई ब्लड प्रेशर है। ये लिवर सिरोसिस के केस में हो सकता है, लिवर से संबंधित कोई बीमारी है। या ये कई बार आपको क्रोनिक नेफ्राइटिस के केस में भी देखने को मिल सकता है, यानी अगर किसी को बहुत लंबे समय से कोई किडनी संबंधी रोग है, किडनी का कोई रोग है, तो उसमें नोज ब्लीड एक इंडिकेशन हो सकता है। या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर का मतलब हीमोफीलिया वगैरह किसी को है, ल्यूकीमिया है, ऐसी अगर कोई कंडीशन है। या आपका कोई विटामिन की डेफिशिएंसी है, जैसे पर्टिकुलरली हम बात करें विटामिन के की डेफिशिएंसी में भी नोज ब्लीड हो सकता है। तो ओवरऑल मैंने आपको नोज ब्लीड के क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके बारे में जानकारी दी, यानी ये सिस्टमिक कॉज हो सकता है और ये आपका लोकल कॉज हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इसके और क्या क्या कारण हैं। तो और कारणों में देखें तो ड्राई एयर, जब भी मान लो जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं वहां पे जो ड्राई एयर है वो ड्राई है, तो ड्राई एयर जब नाक के अंदर एंटर करती है तो जो नेजल मेम्ब्रेन है उसके सूखने की वजह से वहां पे क्या हो सकता है, क्रैक आ सकते हैं। और अगर उस
सूखी हुई मेम्ब्रेन को आप पिकअप कर लेते हैं, वहां से निकाल लेते हैं, तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। यानी अगर एनवायरनमेंट आपका बहुत ज़्यादा ड्राई है तो नोज ब्लीड का एक कारण हो सकता है। या कोई ट्रॉमा, जैसे मैंने बताया कि नाक में किसी भी तरीके की कोई इंजरी हो जाना, या फेस पे किसी के द्वारा कोई किसी भी तरीके का ट्रॉमा, जैसे ब्लो ऑन द फेस, यानी फेस पर घूंसा मार देना, उसकी वजह से भी हो सकता है। या कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे मैंने अभी बात की कि ये क्रोनिक नेफ्राइटिस है, लिवर सिरोसिस है, या हाइपरटेंशन का कोई केस है, नाक में पॉलिप वगैरह है, तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। बात करें मेडिकेशन की, तो कुछ मेडिकेशन, अगर कोई व्यक्ति कुछ मेडिकेशंस पे है, जैसे मान लो कोई ब्लड थिनर ले रहा है, जैसे ब्लड थिनर खून को पतला करने की जो दवाइयां होती हैं, जैसे एस्पिरिन है, वारफेरिन है, या कोई भी पेन किलर ले रहा है, एनाल्जेसिक ले रहा है, पर्टिकुलरली नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ले रहा है, या सैलिसाइलेट वगैरह कोई ड्रग ले रहा है, तो उनकी वजह से भी क्या हो सकता है, ब्लीडिंग की टेंडेंसी इंक्रीज हो सकती है, यानी नोज से ब्लीड हो सकता है। तो ये सारे कारण मैंने आपको बताए जिनकी वजह से नोज ब्लीड हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की, यानी इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट आपको सबसे पहले इसका मैनेजमेंट समझना है कि अगर किसी व्यक्ति में नोज ब्लीड हो रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पिंच योर नोज, यानी जो भी व्यक्ति उसको ब्लीडिंग हो रही है, उसकी नाक उसे कहेंगे नाक बंद करने के लिए। और जो नाक आप बंद करेंगे तो उस दौरान आपको क्या करना है, माउथ से जो है सांस लेना है, मुंह से सांस लेना है, और अपनी नाक को 7 से 10 मिनट के लिए बंद करके रखना है, पिंच करके रखना है। ऐसा करने से क्या होगा, जो भी ब्लड वेसल्स है उस पर एक प्रेशर पड़ेगा, उस प्रेशर की वजह से ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगी, सील हो जाएगी, पैक हो जाएगी, और ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। उस दौरान आपको बार बार उसको, ये नहीं कि 2 मिनट बाद आप दबा के फिर छोड़ रहे हैं फिर दबा, नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी आप नोज पिंच करेंगे तो लगातार 7 से 10 मिनट के लिए इसे पिंच करके रखेंगे, ताकि वहां पे प्रॉपर एक जो है क्लॉटिंग का समय मिल सके। नेक्स्ट स्टेप इसमें आप ले सकते हैं लीन फॉरवर्ड, यानी जब भी ब्लीडिंग होती है नाक से, तो आपको आगे की तरफ झुक के रहना है, बैठना है, लिटाना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप लेट जाएंगे तो जो ब्लीड हो रहा है वो कई बार क्या हो सकता है, वो निगला जा सकता है, एस्पायरेट हो सकता है, और ये आपके ट्रैकिया में जा सकता है, आपके लंग्स में जा सकता है, तो उसकी वजह से वॉमिटिंग हो सकती है। तो इसीलिए फॉरवर्ड बेंडिंग यानी लीन फॉरवर्ड कंडीशन में पेशेंट को बिठा के रखना है। नेक्स्ट है इसमें आइस पैक अप्लाई कर सकते हैं, यानी जो नेजल ब्रिज है, इस नेजल ब्रिज के ऊपर जब आइस का पैक लगाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से वहां पे जो इन्फ्लेमेशन है, वो सूजन है, वो कम हो जाएगी, और साथ ही साथ में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, तो इस वजह से ब्लीडिंग रुक सकती है। और साथ ही साथ आप सेलाइन स्प्रे का यूज कर सकते हैं। सलाइन स्प्रे का यूज क्या है, तो जब भी आप सलाइन स्प्रे का यूज करेंगे तो जो आपकी नेजल मेम्ब्रेन है वो मॉइस्चराइज हो जाएगी, वो स्मूथ हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी वहां पे क्रैक पड़ने के चांस कम होंगे, और इस तरीके से नोज ब्लीड को प्रिवेंट किया जा सकता है। अब मैं इसके बाद आपसे बात करूंगा कुछ नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स की या ट्रीटमेंट की, जिनके थ्रू आप ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। तो अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इसमें एक प्रोसेस है कॉटराइजेशन। अब ये कॉटराइजेशन क्या है, कॉटराइजेशन एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, जिसमें हम क्या करते हैं, नाक के अंदर जो है उस एरिया में जहां पर भी ब्लीडिंग हो रही है उस जगह पर बर्न कर देते हैं, कॉटराइज कर देते हैं, और ये डायाथर्मी से होने वाला एक प्रोसीजर है। और कॉटराइजेशन से वहां पे जो ब्लीडिंग हो रही है उसे सील किया जाता है। और इसमें आपको यूज जो है नेजल प्रोब डालते हैं या एंडोस्कोप की हेल्प से उस एरिया को देखते हैं, और मेनली जो एरिया होते हैं जैसे लिटिल्स एरिया है, और वहां पे मेनली आपकी जो है ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं, तो उस एरिया को कॉटराइज कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें नेजल पैकिंग। अब ये जो पैकिंग है इसको आप समझेंगे, इसमें दो तरीके से पैकिंग हम करते हैं, एक है एंटीरियर नेजल पैकिंग और एक है पोस्टीरियर नेजल पैकिंग। अब ये जो पैकिंग है ये बेस्ड है कि ब्लड कहाँ से निकल रहा है। अगर ये फ्रंट से एंटीरियर रीजन से ब्लड निकल रहा है या पोस्टीरियर रीजन से ब्लड निकल रहा है, उसके आधार पर ये पैकिंग की जाती है। और पैकिंग में करते क्या है, एक्चुअली गॉज पीस को लेकर के, जो गॉज पीस है आपका पट्टी लेकर के, उसको किसी लुब्रिकेटिंग मटेरियल में पहले उसको भिगोते हैं, या उसमें जो है लुब्रिकेटिंग मटेरियल लगाते हैं जैसे सोफ्रामाइसिन वगैरह जेल लगा करके, और लेयर की फॉर्म में वन बाई वन करके इसको क्या करते हैं, नोज के उस एरिया को अपन पैक करते हैं। नेक्स्ट है इसमें मेडिकेशन चला सकते हैं। जब आपको लगे कि ये ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो ऐसे केस में नेजल डी कंजस्टेंट है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, या आप ऐसे कह सकते हैं कई बार इसमें जो है कोगुलेंट ड्रग यूज़ करते हैं, जैसे कैल्शियम है और इसमें एथामसाइलेट है,
ट्रेनेक्सामिक एसिड है, ये सारी जो है मेडिकेशंस आप यूज कर सकते हैं इस नोज ब्लीड को रोकने के लिए। अब मैं बात करूंगा आपसे कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट की। सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, तो जिस एरिया से या जिस साइड से ब्लड आ रहा है, आप जानते हैं कि इसमें जो आर्टरी है, जो उस आर्टरी का हम लाइगेशन कर देते हैं। लाइगेशन का मतलब है उस आर्टरी को बांध देना। आर्टीरियल लाइगेशन एक प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, इन्वॉल्विंग द टाइंग ऑफ द आर्टरीज दैट सप्लाई ब्लड टू द नोज। तो नेजल एरिया में जो भी ब्लड वेसल्स जा रही हैं, जो आर्टरीज आ रही है, उसे अपन बांध देते हैं। नेक्स्ट है आपका एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। अब ये एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी क्या है, एक मिनिमल नॉन ये कह सकते हैं कि या मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है जिसमें एंडोस्कोप जाकर के उस डैमेज एरिया में जहां पर भी ब्लीडिंग हो रहा है, वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे उस एरिया को जो है सील करते हैं, या उस एरिया को जो है ये कह सकते हैं कि वहां पे एक सुचरिंग कर सकते हैं, या वहां पे कोई इस तरीके का मटेरियल लगा सकते हैं जिससे ब्लीडिंग प्रिवेंट की जा सके। नेक्स्ट आपका प्रोसीजर है दैट इज द एम्बोलाइजेशन। अब ये जो एम्बोलाइजेशन है ये क्या है, तो इसमें भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि एम्बोलाइजेशन का मतलब ब्लड में कुछ इस तरीके का हम मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हैं जहां जो कि उस एरिया में जहां पे ब्लीडिंग हो रही है उस एरिया को ब्लॉक कर सके और उसके थ्रू ब्लीडिंग को रोका जा सके। तो ये मैंने आपसे सर्जिकल कुछ स्टेप्स हैं या सर्जिकल ट्रीटमेंट हैं जो एपिस्टेक्सिस के केस में आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा कि प्रिवेंशन क्या है इसका। जनरली प्रिवेंशन को आप ऐसे समझिए कि आप क्या कर सकते हैं जिससे आपको नोज ब्लीड ना हो। तो इसके लिए आप देखेंगे, जैसे अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है, आप किसी खेल कूद में शामिल रहते हैं, तो आपको प्रोटेक्टिव वियर पहन के रहना है जो भी आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, कि किसी भी तरीके का कोई ट्रॉमा या कोई इंजरी ना हो। नेक्स्ट है आपका किसी भी तरीके से अगर आपको जो इन्वायरमेंट है, जो आपका घर है या जहां आप रह रहे हैं, वहां पे जो एयर होनी चाहिए वो ह्यूमिडिफाई होनी चाहिए, वहां पे नमी होनी चाहिए, क्योंकि ड्राई एयर से मैंने पहले भी बताया कि नेजल मेम्ब्रेन ड्राई हो जाएगी और उसे आप पिक ऑफ करेंगे तो उसकी वजह से ब्लीड हो सकता है। नेक्स्ट है आपका अगर कोई मेडिकेशन आप यूज कर रहे हैं तो उस मेडिकेशन को समझदारी के साथ यूज करें, उसका एक्सेस यूज ना करें। कुछ जैसे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग हैं, नेजल डीकंजेस्टेंट ड्रॉप वगैरह जो यूज करते हैं, उनको आपको क्या करना है, कम से कम यूज करना है और सेफली यूज करना है। नेक्स्ट है आपका आप अपने जो नेल हैं उनको कट करके रखें, क्योंकि कई बार नोज को पिक करते वक्त जो आपका फिंगर है उसमें जो नाखून है उससे भी क्या हो सकता है, वो मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है और वहां से ब्लीड हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको अगर आप मेंटेन करते हैं तो नोज ब्लीड के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। तो ये सारी जानकारी मैंने एपिस्टेक्सिस के बारे में आपको दी। एपिस्टेक्सिस को लेकर के आपका कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।